हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूँ सविता देसवाल। बेटे, आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 2.3। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी किसका मान शून्य नहीं आता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही 4 पार्ट दे रखे हैं। ए भाग है 1 जमा 0, बी भाग है 0 गुना 0, सी भाग है 0/2 और डी भाग है 10 घटा 10 और बटे 2। तो देखते हैं बेटे, इससे क्या पूछ सकता है। ए भाग में 1 के अंदर जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। 1 में 0 जोड़ने से आंसर आता है 1। बी भाग का देख लेते हैं, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। सी भाग को देख लेते हैं, 0 को चाहे हम किसी भी संख्या से भाग करें आंसर हमेशा 0 आता है। और डी भाग में देख लेते हैं, 10 में से 10 गया 0 और फिर वही 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर 0। तो इसने पूछा था किसका आंसर 0 नहीं आता है। तो कौन से भाग का आंसर 0 नहीं आया। ए भाग का आंसर जो है वो हमारा 0 नहीं आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में कहता है बेटा, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी जब हम 2 पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू हो गए, 0 1 2 3 जमा वाली जितनी भी गिनती है हमारी, वो सारी क्या है हमारी पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं और जमा की जितनी भी गिनतियां। तो कहता है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी जब हम 2 संख्याओं को गुणा करते हैं और वो दोनों संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, दोनों जमा की होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए और उनका गुणनफल 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जब हम 2 संख्याओं को गुणा करते हैं, किसी भी 2 संख्याओं को गुणा करके देखो, अगर मैं 1 को गुणा करूं 1 से तो आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं 1 को गुणा किसी से भी कर लो, 2 से कर दिया तो आंसर कितना आया 2। अगर मैं 1 को गुणा करूं मान लिया 15 से, आंसर कितना आया 15। अगर मैं 2 को गुणा कर दूं किसी से भी 19 से, आंसर आया 38। यानी जब भी 2 संख्याओं को गुणा करेंगे, अगर उनमें से एक भी संख्या 0 नहीं है, ना तो इधर वाली ना इधर वाली, तो उनका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर मान लिया मैं इनको, जैसे यहाँ पे 0 होती तो 0 और 1 की गुना कितनी आती 0। अगर मैं इनमें से भी कोई एक संख्या 0 ले लेती, मान लिया ये 0 ले लेती, तो 0 और 2 की गुना कितनी आती 0। इनमें से भी कोई एक संख्या में 0 ले लेती, चाहे इसको ले लेती चाहे इसको ले लेती, इसको ले लेती तो आंसर कितना आता 0 को 15 से गुणा करूंगी तो आंसर कितना आता 0 आता। इनमें से भी किसी एक संख्या को भी अगर मैं 0 ले लेती तो आंसर कितना आता। अगर मान लिया मैंने इसको 0 ले लेती तो आंसर कितना आता 19 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी दोनों में से अगर एक संख्या भी 0 ली हमने तो आंसर क्या आया 0 आया। अगर मान लिया दोनों ही 0 ले लेती मैं, पहले वाली संख्या भी और पीछे वाली भी, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा ना। अगर दोनों में से कोई भी संख्या, मान लिया मैं 5 को 7 से गुणा कर रही हूँ, 5 7 35, यानी कि अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो आंसर भी हमारा 0 नहीं आएगा। आंसर 0 कब आएगा, या तो दोनों 0 हो या दोनों में से, इन दोनों में से जिनको हम गुणा कर रहे हैं, इन दोनों में से एक संख्या 0 अवश्य होनी चाहिए। तो ये भी यही कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, देखो पूर्ण है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्याओं को जब गुणा किया और आंसर हमारा 0 आया, तो उसके लिए या तो एक संख्या 0 होनी चाहिए या दोनों ही संख्या 0 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर 0 आ सकता है। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो हमारा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें एग्जाम्पल लेके बताना था। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। देखो बेटा कहता आंसर 1 आना चाहिए। आंसर 1 कब आएगा, 1 को मैं अगर 1 से गुणा करूं तो आंसर कितना आया 1। अगर मैं 1 को किसी और संख्या से यानी 1 को छोड़ के किसी और संख्या से गुणा करूं, किसी से भी लगा लो, मान लिया मैंने 3 से गुणा किया तो आंसर कितना आया 3। अगर मान लिया मैंने 1 को 9 से गुणा किया तो आंसर आया 9। 1 को मान लिया मैंने 60 से गुणा किया तो आंसर कितना आया 60। लेकिन ये कहता आंसर आना चाहिए 1। तो 1 कब आएगा, जब पहली संख्या भी 1 होगी और दूसरी संख्या भी 1 होगी, केवल तभी हमारा आंसर जो है उनकी गुणा करने पर 1 आ सकता है। तो ये कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमने उदाहरण दिया ना, जब दोनों लिए तो 1 आंसर आया, अगर दोनों नहीं लेंगे तो हमारा आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता। मान लिया मैंने 5 को 6 से गुणा किया, यानी इनमें से कोई भी 1 नहीं है, तब भी हमारा 1 नहीं आएगा। अगर इनमें से दोनों में से दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, अगर दोनों में से कोई भी 1 के बराबर नहीं है तो आंसर भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट पार्ट है 728 गुना में 101। अब वितरण विधि कौन सी थी बेटे, इनमें से किसी भी एक संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़ दो और उसको तोड़ो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकती है। तो 101 को हमें पता है हम 100 जमा 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखें इसको, 728 गुना में 100 जमा 1। ठीक है, अब वितरण विधि क्या है, इस 728 की गुना पहले 100 के साथ करेंगे और फिर 1 के साथ करेंगे। 728 गुना में 100, 728 की गुना की हमने 100 के साथ, फिर जो बीच में निशान है वो जमा का है तो जमा का लगा दो और घटा का है तो घटा का। अब यहाँ निशान है जमा का। अब 728 की गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। अब 728 और 100 की गुना करेंगे तो 728 और 100 की ये 2 0 यूं की इन दोनों की गुना जमा। 728 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 728 आएगा, क्योंकि 1 से गुना करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी हमने क्या किया, 728 को 1 से गुना किया और ये दोनों 0 यूं किया। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें। हमें पता है इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ते हैं, तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, हसल लग गया 1, 2 और 1 3 और ये 7 यूं का। तो हमारा आंसर आ गया 73,528। ये हमारा क्या आ गया आंसर, जब हमने इसको वितरण विधि से हल किया। यही आंसर आएगा अगर हम सीधा 728 को 101 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर वितरण विधि से कह रखा है तो हमें इसको वितरण विधि से ही हल करना है। ठीक है बेटे, ये थे इसका पार्ट ए। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। बी में कहता है ये 5437 गुना में 1001। अब इसको क्या करेंगे, 5437 को यूं का यूं गुना में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1001 को 1000 जमा में 1। अब इस 5437 की गुना पहले 1000 के साथ करेंगे, बीच में जमा का निशान, फिर 5437 की गुना 1 के साथ करेंगे। अब इसकी जब 1000 से गुना करेंगे तो 5437 के पीछे 3 0 लग जाएंगे, जमा 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5437 यूं का आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4,
5 और 7 को जोड़ेंगे 12, से लग गया 1, 3 और 1 4, 4 और 5। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको सीधे भी आप इससे गुना करते तो आंसर यही आता। ठीक है, अब इसका कोई एक पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट ई पार्ट देख लेते हैं बेटे। फोर्थ का ई पार्ट है 504 गुना में 35। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको 30 जमा 5 लिखें और इसको 504 यूं का यूं रहने दें, या दूसरा तरीका क्या है, इस 504 को लिख लेते हैं हम 500 जमा 4 और इस 35 को रहने देते हैं 35। ठीक है, और अब क्या करें, अब इस 35 की गुना पहले 500 के साथ होएगी, बीच में ये जमा वाला निशान यूं का यूं, और अब इस 35 की गुना 4 के साथ होगी। ठीक है, अब 35 और 5 की गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, असल लगे 2, 5 तिये 15 और 2 17, और ये दोनों जीरो यूं की जमा। 4 की गुना 35 से करेंगे तो 4 पंजे 20, असल लगे 2, 4 तिये 12 और 2 14। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, ये 7 यूं का यूं और ये 1 भी यूं का। तो ये आ जाता है हमारा 504 और 35 का गुणनफल। तो ये थी हमारी वितरण विधि से गुना बेटे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब क्या प्रतिरूप दे रखा है इन्होंने, 1 गुना 8 जमा 1 किसके बराबर है, 9 के बराबर। फिर है 12 गुना 8 जमा 2 बराबर 9 8। उसके बाद है 1 2 3 गुना 8 जमा 3 बराबर 9 8 7। 1 2 3 4 गुना 8 जमा 4 बराबर 9 8 7 6। आपने क्या नोटिस किया बेटे, देखो पहले में सबसे आगे 1 था, अगली बार 1 के पीछे 2 लग गया, उससे अगली बार 1 2 3 हो गया, अगली बार 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 8 की जगह हर बार 8 है। इसमें भी पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले 1 9 का था, फिर 9 के आगे 8 लग गया, फिर 7 लग गया, अब 6 लग गया, अगली बार क्या लग जाएगा 5 लग जाएगा, फिर 4 लग जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा है, अगले एक और स्टेप दे रखा है, 3 4 5 तक चला जाएगा ना, 8 जमा यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, यहाँ तक दे रखा है। अब कहता है अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है भाई। अब क्या करें, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, अब क्या लिखूं मैं 6, 8 की जगह 8, और अब यहाँ 5 के बाद 6, यहाँ 9 8 7 6 5 4 2। अब क्या है लिखे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे गुना 8 और जमा 6 के बाद 7, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3। अगली बार क्या लिखोगे, यहाँ पे 7 के बाद 8 आ जाएगा, ये 8 यूं का यूं, यहाँ पे भी 8 9 8 7 6 5 4 3 2, उसकी अगली बार 1 यहाँ तक। तो इन्होंने केवल 2 चरण और लिखने के लिए कहा था, हमने 2 चरण और लिख दिए। ये था प्रतिरूप। तो ये थी बेटे हमारी प्रश्नावली 2.3 कक्षा 6 की। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सब बच्चों को ये कंप्लीट करना है, और अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा समझ में आता है। बाय।